बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का जो तरीक़ाकार है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से और इमरान ख़ान के केसेस के हवाले से, उस तरीक़ाकार में जो फ़र्क है वो वाज़ह करने जा रहा हूँ। यानी कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां नवाज शरीफ की प्रोटेक्टिव बेल को डील कर रही है और जिस तरह से इमरान खान की प्रोटेक्टिव बेल्स को डील कर चुकी है, उस फ़र्क को वाज़ह करने जा रहा हूँ। और इस हवाले से नईम हैदर पंजोता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर भी हैं और इमरान खान साहब के वकील भी हैं। उन्होंने 2 ट्वीट्स भी किए हैं इस हवाले से, वो भी आपके सामने पेश करूँगा। एक ट्वीट का ताल्लुक़ तो है जी प्रोटेक्टिव बेल से, जो मियां नवाज शरीफ साहब की आज लगी हुई है। अब से थोड़ी देर में उसकी समाअत होगी और उसके बाद देखें क्या फ़ैसला होता है। लेकिन बात यह है कि नईम हैदर पंजोता जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने सबसे पहला सवाल तो ये उठाया है और एतराज़ ये उठाया है कि ये मियां नवाज शरीफ के आने से भी पहले उनके अटर्नी के ज़रिए उनकी प्रोटेक्टिव बेल फ़ाइल कैसे होगी, उनके बायोमेट्रिक्स लिए बगैर उनकी प्रोटेक्टिव बेल फ़ाइल कैसे हो गई। क्योंकि इमरान खान साहब की प्रोटेक्टिव बेल जब फ़ाइल होनी थी तो ये कहा गया था कि इमरान खान का खुद बज़ाते खुद आना ज़रूरी है और उनके बायोमेट्रिक्स करवाना ज़रूरी है और उसके बग़ैर बेल फ़ाइल नहीं हो सकती, नहीं तो एतराज़ लगेगा। और एतराज़ लगा था और यही वजह है कि फिर 9 मई को इमरान खान साहब आए थे, खुद बज़ाते खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और वो अपने बायोमेट्रिक्स करवा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच में। और वहाँ पर फिर उस वक्त वो धावा बोला गया था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से और उन्हें अरेस्ट किया गया था। वो सीन आपको याद होगा कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच में बैठे हुए थे और ग्लासेस लगाई हुई थी और यूं मुंह पर हाथ रख कर बैठे हुए थे और वहाँ से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अहलकार थे वो शीशे भी तोड़े थे और दरवाजे भी तोड़े थे। और आपको याद होगा कि नईम हैदर पंजोता, उनके जो वकील हैं इमरान खान साहब के, वो तब ज़ख्मी भी हुए थे। तो वो इसी वजह से इमरान खान साहब आए थे और बायोमेट्रिक्स दे रहे थे और ज़ाती तौर पे पेश हो रहे थे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि बेल पिटिशन जो है, वो रजिस्ट्रार साहब ने कहा था कि बेल पिटिशन जो है वो अटर्नी के थ्रू अप्लाई नहीं हो सकती है, फाइल नहीं हो सकती है, उसके लिए उनको खुद आना पड़ेगा। तो नईम हैदर पंजोता ने सवाल ये उठाया जो कि बड़ा वैलिड सवाल है, जेन्युइन सवाल है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि प्रोटेक्टिव बेल अटर्नी के थ्रू फाइल हो सकती है या नहीं हो सकती है, जनरली स्पीकिंग ये एक अलग बहस है। और प्रोटेक्टिव बेल अटर्नी के थ्रू फाइल होने के बाद लग सकती है और उसके बाद उसमें रिलीफ भी मिल सकता है, जनरली स्पीकिंग ये एक अलग बहस है। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन 2 स्पेसिफिक केसेस का, जो एक इमरान खान का है और दूसरा मियां नवाज शरीफ का है, और दोनों की बेल्स हैं। और एक बेल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि ये अटर्नी के थ्रू नहीं लग सकती और दूसरी में अटर्नी के थ्रू वो बेल फाइल हो जाती है। एक बेल में वो कहते हैं कि बायोमेट्रिक्स करवाने ज़रूरी हैं मुलजिम के, जिस मुलजिम का नाम इमरान खान है, और दूसरे में बायोमेट्रिक्स कराए बगैर वो बेल फाइल हो जाती है उस मुलजिम की और अभी वो पाकिस्तान पहुंचा भी नहीं है। तो इन 2 स्पेसिफिक केसेस का मैं आपसे इस वक्त जो हूँ बात कर रहा हूँ और इसका कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ। और जनरली प्रोटेक्टिव बेल के जो मेरिट्स हैं, जो कि पिछले व्लॉग में मैंने डिस्कस किए थे, उनको अभी मैं टच नहीं कर रहा। लेट्स डिस्कस दीज 2 पर्टिकुलर केसेस राइट नाउ। अच्छा जी, एक तो उन्होंने वो ट्वीट किया। अच्छा, दूसरा, अच्छा बल्कि मैं ट्वीट अब पढ़ देता हूँ आपके सामने और उसके बाद आगे चलते हैं। वो कहते हैं जी कि अता ताड़ड़ नवाज शरीफ के अटर्नी हैं, इनके ज़रिए नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानतें दायर हुई हैं और दोनों दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्यों कोई एतराज़ आयद नहीं किया। जब इमरान खान साहब की ज़मानतों की दरख्वास्तें बतौर अटर्नी मेरे ज़रिए दायर हुई थीं तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ़ौरन एतराज़ लगाया था कि फ़ौजदारी केसेस ज़मानत वगैरह में अटर्नी के ज़रिए दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। और इमरान खान ख़ुद बायोमेट्रिक के लिए इस कमरे में व्हील चेयर पर भी हर दफ़ा बायोमेट्रिक के लिए जाते रहे। आज फिर नवाज शरीफ के लिए अलग कानून है, दोहरा निज़ाम इंसाफ। ये नईम पंजोता का ट्वीट है जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। और स्पेसिफिकली इन 2 केसेस की आप बात करें तो 100% बात ठीक है। मतलब कि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे आपसे माजी की, ये अभी माजी करीब में ही हुआ है इमरान खान साहब के साथ ये रवैया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और नवाज शरीफ साहब के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने आ गया। आगे चलते हैं जी। आगे ये है जी कि
एक और ट्वीट पंजोता साहब ने किया है और ये भी काफ़ी तशवीशनाक है, काफ़ी कंसर्निंग है। वो कहते हैं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस के हवाले से नीचे से 2 जमानतें जो खारिज हुई थी अदम हाजिरी की वजह से, क्योंकि वो जेल में थे, तो उसके ख़िलाफ़ हमने पिटिशन दायर की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि आज फिक्स थी, यानी कि 19 अक्टूबर 2023 को आज वो फिक्स थी। वो कहते हैं दोनों पिटिशन्स इमरान खान साहब की। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये जो दोनों पिटिशन्स हैं, ये इनकी जो कॉज लिस्ट इशू हुई थी रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, आपको पता ना कि कॉज लिस्ट बाकायदा तौर पे लिस्ट इशू हो जाती है अगले दिन के केसेस की रजिस्ट्रार की तरफ से। तो वो जो कॉज लिस्ट इशू हुई थी उसमें वो केसेस की लिस्ट कैंसिल कर दी है, यानी कि अब वो केसेस सुबह यानी कि आज नहीं सुने जाएंगे। ये उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है और वो ट्वीट में वो जो कॉज लिस्ट है उसका वो पोर्शन, उसकी फ़ोटो लेके वो भी उन्होंने लगा दिया है, जिसके अंदर क्रिमिनल रिवीजन 148/2023 और क्रिमिनल रिवीजन 149/2023। एक है इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस द स्टेट थ्रू नैब, एक है इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस द स्टेट थ्रू नैब, और दोनों 19/10/2023 को लगी हुई थी और कैंसल्ड बाय द ऑर्डर, यानी कि ये कैंसिल हो गई। अब ये नहीं, तो ये क्यों नहीं सुनी जा रही? अगर आज ये लगी हुई थी तो ये सुनी जानी चाहिए थी। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब की पिटिशन जो है वो आज लगी हुई है, कल वो फाइल हुई है। नैब के जो वकील साहब हैं वो उसमें पेश होकर कहते हैं सर अगर आप दे दें प्रोटेक्टिव बिल हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो दूसरे जज साहब कहते हैं कि जी भाई थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि अभी नोटिस करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे, फिर आप आएंगे, फिर आप बहस करेंगे, फिर असूलन तो आपको एतराज़ करना चाहिए, लेकिन बल्कि जज साहब ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ, असूलन तो एतराज़ करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो चलें ठीक है, लेकिन लेट द टाइम कम, उस टाइम पे आके आप कह दें कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो नैब के वकील ने तो कल ये किया और वो पिटिशन आज फिक्स भी हो गई है। तो एक तरफ तो ये बात दुरुस्त है, अब दोनों केसेस को स्पेसिफिकली अगर कंपेयर किया जाए तो मियां नवाज शरीफ का केस जो है वो बग़ैर उनके आए और बग़ैर उनके बायोमेट्रिक्स हुए एक दिन फाइल हो जाता है, लग जाता है, उस पर सुनवाई होती है, नोटिसेस हो जाते हैं। नोटिस से पहले नैब कहता है कि हमें प्रोटेक्टिव बिल दिए जाने पर एतराज़ नहीं है और अगले दिन की डेट अदालत डाल देती है दलाइल सुनने के लिए। और इमरान खान का जो केस है उसमें वो जब नहीं आए थे तो बेल पिटिशन फाइल नहीं की गई थी, बायोमेट्रिक्स नहीं दिए थे तो बेल पिटिशन फाइल नहीं की गई थी, और जो लगा हुआ भी केस था वो केस की कॉज लिस्ट जो है वो एक दिन पहले, रात पहले वो कैंसिल हो जाती है। तो ये फ़र्क इस वक्त जो है ये वाज़ेह, और मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है, ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स पाकिस्तान में चल रहा है, और इस गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे इस वक्त जो सिग्निफिकेंट टूल नज़र आ रहा है या सबसे जो डिसाइडिंग फैक्टर नज़र आ रहा है वो पावर है, अथॉरिटी है जो नज़र आ रही है। उस गेम ऑफ थ्रोन्स में वो पावर और अथॉरिटी तो नज़र आ रही है और उसके मुताबिक मामलात सेटल हो रहे हैं, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में मामलात कानून और आइन और इंसाफ के मुताबिक सेटल नहीं होते हुए नज़र आ रहे, बल्कि अथॉरिटी, पावर, ताकत, इक़्तिदार और डंडा और जिसकी लाठी और उसकी भैंस, उसके प्रिंसिपल्स के थ्रू सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन हालात में जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनका तो जो भी चलो रोल है उसको तो हिस्ट्री जज करेगी, लेकिन आने वाले दिनों में, दहाइयों में, आने वाले सालों में हिस्ट्री हमारी जुडिशरी को और जुडिशरी के रोल्स को और जज साहिबान को और स्पेसिफिकली इदारे के तौर पे जुडिशरी को और इंडिविजुअल जजेस को भी हिस्ट्री सर्टनली करेगी, जज करेगी और उसके ऊपर अपना फैसला भी देगी, वर्डिक्ट सुनाएगी, और वो आने वाली नस्लों तक पहुंचेगा कि कौन से जज ने क्या फ़ैसला किया था, कौन से केस को कैसे डील किया था। मिसाल के तौर पे आज तारीख़ ने जो हमारी जनरेशन है जिन्होंने नहीं देखे था भुट्टो साहब का ट्रायल, वो तारीख़ ने हमारी जनरेशन को भुलाने तो नहीं दिया। हमें याद है, अभी भी हम तारीख़ की किताबों में पढ़ते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल है वो कैसे हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। मौलवी मुश्ताक हुसैन जो कि
जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से चीफ जस्टिस लगाए गए थे, और उससे पहले भुट्टो साहब और उनका कुछ इख्तलाफ था। तो क्योंकि वो कहा यह जाता है, तारीख़ ये बताती है कि क्योंकि उनसे एक जूनियर जज को प्रमोट कर दिया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में, तो मौलवी मुश्ताक हुसैन खुश नहीं थे, लिहाजा वो छुट्टी लेके स्विट्ज़रलैंड चले गए थे तकरीबन कोई 2 साल के लिए। लेकिन जैसे ही मार्शल लॉ लगा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिरी, तो मौलवी मुश्ताक हुसैन को जनरल ज़ियाउल हक ने वापस बुलाया और सीधा लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया। और फिर उसी मौलवी मुश्ताक ने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगने के बाद अपनी कोर्ट में, अपनी अदालत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल चलाया। और ये ट्रायल जो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में चलना चाहिए था, वहाँ पर नहीं चला, बल्कि एक फोरम से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महरूम किया और सीधा हाई कोर्ट में वो ट्रायल चला और फिर डेथ सेंटेंस सुनाया। लेकिन एक जो चीज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, और जो हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल बिल्कुल अनफेयर था और उसे जुडिशल मर्डर भी कहा जाता है, और कानून की किताबों में दर्ज होने के बावजूद उसका हवाला आज तक अदालतों में नहीं दिया जाता। जजेस और वकला इस बात पर बिल्कुल इत्तफाक करते हैं कि ये फैसला मेरिट के मुताबिक नहीं हुआ था, लेकिन वो फेयर नहीं था। लेकिन फेयर होने के बावजूद कम से कम ओपन ट्रायल था, जो कि मैं बात कर रहा था 2 दिन पहले अपने वीलॉग में। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल जब चल रहा था ना, लाहौर हाई कोर्ट में मौलवी मुश्ताक हुसैन चीफ जस्टिस चला रहे थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, फुल कोर्ट में, तो वो ओपन ट्रायल था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पे स्पेशल एक डॉक बनवाया गया था, वो कटहरा बनवाया गया था, जिसमें आके वो खड़े होते थे जब ट्रायल की प्रोसीडिंग्स चल रही होती थी। और वो उस टाइम का मीडिया कवर भी करता था, सो मच सो के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शलवार कमीज कौन से रंग की पहनी होती थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती थी, उनका कोई अदालत में बैठे हुए जज साहिबान के साथ अगर कोई गुफ्तगू होती थी वो भी रिपोर्ट होती थी। और मैं एक किताब मैंने पढ़ी थी आज से कुछ साल पहले, जिसमें जब ये केस नीचे सजाए मौत होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गया था और वहाँ पे फुल कोर्ट बैठा सुन रहा था, तो वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना केस खुद आर्ग्यू किया था, खुद ही आर्ग्यूड द केस बिफोर। जिस बात का इजहार इमरान खान ने, जिस ख्वाहिश का इजहार इमरान खान ने गिरफ्तार होने से कुछ अर्सा पहले ज़मान पाक में बैठे हुए सोशल मीडिया पे अपने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा था, और उनके अल्फाज कुछ इस तरह के थे कि अगर अल्लाह मुझे मौका दे, मुझे किसी भी अदालत में लेके जाएं, और यहाँ तक उन्होंने कहा था फौजी अदालत में भी लेके जाएं, अल्लाह मुझे मौका दे, मैं वकील भी नहीं करूँगा, मैं खुद खड़ा होके अपना केस लड़ूंगा, अपनी बहस खुद करूँगा। इस तरह की बात उन्होंने कोई की थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा था। और उस किताब में जो मैंने पढ़ी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पूरी बहस लिखी हुई है, दर्ज है, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही एड्रेस्ड द कोर्ट एंड द जजेस एज माई लॉर्ड्स, और उसके बाद एंड तक जो कुछ उन्होंने कहा। और उसके दरमियान उन्होंने गालिब का एक शेर भी पढ़ा कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, और फिर उन्होंने कहा जज साहिबान से कि आसान नहीं होती, गालिब वॉज रॉन्ग। ये सारी बहस लिखी हुई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से कि वो कपड़े कौन से थे, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, बहस क्या की, क्या जजेस ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या जवाब दिया, कानून के कौन से हवाले दिए। लेकिन जो इमरान खान का केस हो रहा है, ये जो ट्रायल हो रहा है, साइफर का जो केस हो रहा है स्पेशल कोर्ट में अबुल हुस्नात जुल्करनैन की अदालत में, और वो स्पेशल कोर्ट जो कि सितंबर, हाँ मेरे ख्याल में सितंबर या अगस्त में, आई थिंक अगस्त में बना है, 2023 में ये स्पेशल कोर्ट बना है, आई थिंक सितंबर में बना है। मैं दोबारा चेक करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट हुई है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, और उस अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविजन आई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कि जी जो वायलेटर्स होंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, उनको एक स्पेशल कोर्ट में उनका केस चलेगा और फैसला 30 दिन के अंदर आएगा। ठीक है, तो बाकायदा तौर पे ये कानून बना है। और उसके बाद इस कानून के तहत फौरी तौर पे इमरान खान का हमने देखा कि ट्रायल वगैरह भी शुरू हो गया। तो क्या मैं ये रहा था कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी दे दिया था हक, कम से कम इतनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़रूर अकोमोडेट किया गया था उस टाइम पे,
बाकी चाहे जो भी जैसे भी ट्रायल उनके खिलाफ चलाया था कि जी उनको अदालत, खुली अदालत में पेश किया गया था, खुली अदालत में उनका ट्रायल चला था, लोग, वकला, प्रेस, मीडिया वहाँ पर मौजूद होता था। इमरान खान को तो वो हक भी नहीं मिल रहा है। इमरान खान के साथ तो इस हद तक इसमें मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी सलूक हो रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उनको अदालत ओपन कोर्ट में पेश भी नहीं किया जा रहा, ओपन कोर्ट लगाई भी नहीं जा रही, ओपन ट्रायल हो भी नहीं रहा, पब्लिक भी नहीं होती, मीडिया भी नहीं होता, प्रेस भी नहीं होती, और वो जेल के अंदर ट्रायल होता है। और जेल के अंदर जो ट्रायल हो जाता है या वो जेल वालों को पता होता है या उन जज साहब को पता होता है या प्रोसिक्यूटर या इमरान खान साहब को पता होता है या उन चंद वकला को पता होता है, और ये ओपन पब्लिक फेयर ट्रायल नहीं होता। और उसके अंदर फिर जो भी जज साहब लिख देते हैं या कह देते हैं उसके हवाले से जो एक आम आदमी है, जो पब्लिक प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्योंकि आम आदमी की उन प्रोसीडिंग्स तक रसाई नहीं होती, तो उनके फेयरनेस के ऊपर भी सवाल उठता है और सवाल पैदा होता है। हैविंग सेड दैट, एक और चीज़ जो मैंने इमरान खान साहब के ट्रायल के हवाले से ऑब्जर्व की है और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये ट्रायल के हवाले से, मतलब कि ये ट्रायल हो ही रहा है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 कि जी कोई रियासत पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान हुआ है क्योंकि इमरान खान ने साइफर के बारे में जलसे में अवाम के सामने गुफ्तगू की है और फैक्ट्स को ट्विस्ट किया है और उसकी वजह से पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है। तो ये केस है बुनियादी तौर पे। अच्छा जी, अब ये जो केस है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो चालान है वो जमा हो चुका है और चालान में 28 विटनेसेस, 28 गवाहान के नाम दिए हैं, जिनमें से मेरे ख्याल में 27 के बयानात 161 के FIA ने लगाए हुए और अदालत में जमा करा दिए हैं। ये प्रेस मुझे बता रही है, मीडिया मुझे बता रहे हैं, खबरें रिपोर्ट हुई हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब सवाल मैं क्या उठाने लगूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें ज़रूर गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। बात यह है कि ये सीक्रेट था कोई जो इमरान खान ने ओपन कर दिया और उसका ट्रायल भी सीक्रेट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ओपन होगी गुफ्तगू तो कहा गया था FIA की तरफ से इस ट्रायल में अदालत के सामने कि अगर ये ओपन ट्रायल होगा, पब्लिक ट्रायल होगा, तो ये ख़तरा है, रिस्क है ऑफ डिटीरियोरेटिंग रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरे ममालिक जो हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ये रिस्क है, ये ख़तरा है, लिहाजा इसको ओपनली पब्लिकली ना किया जाए, इसको इन कैमरा किया जाए। ये FIA ने स्टेटमेंट दिया था बिफोर दी ट्रायल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के सामने। अच्छा जी, उसके अलावा अगस्त 2023 क्लियर हो गया। मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा अगस्त में स्पेशल कोर्ट बना था या फिर ये सितंबर में, ये अगस्त में बना था। तो अगस्त 2023 में ये स्पेशल कोर्ट जब बना था, उस अमेंडमेंट के बाद, हाँ जी अमेंडमेंट हुई थी और उसके बाद वो अमेंडमेंट हुई थी और उसके बाद ये बना था कोर्ट। तो अगस्त 2023 में इसकी जब हेयरिंग हुई थी, मेरे ख्याल में शायद पहली हेयरिंग थी, उस हेयरिंग में जज साहब ने ये कहा था दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इररेलेवेंट पीपल शुड लीव। पहली हेयरिंग पे या दूसरी हेयरिंग पे, यानी कि शुरू की हेयरिंग्स में से एक हेयरिंग पे जज साहब ने बोला कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का केस है भाई, तो इसमें जो गैर मुतल्लका लोग हैं उनको बाहर निकालें, यानी कि ये सीक्रेसी से ये मामला जो है आगे चलना चाहिए, सिर्फ मुतल्लका अफराद लोग जो है इसमें सामने रहें। उसके बाद जो जूनियर लॉयर्स थे उनको भी निकाल दिया गया, सिर्फ सीनियर लॉयर्स जो मुतल्लका थे वो वहाँ पर रुके। आज भी जब जेल में ट्रायल हो रहा है तो सब लॉयर्स नहीं जा सकते हैं, इमरान खान के जो मुतल्लका चंद सीनियर लॉयर्स हैं वो जा सकते हैं, उनकी टीम्स अंदर उस तरह से नहीं जा सकती हैं। तो अब सवाल मेरा ये है कि अगर इमरान खान क्या इतना ही कोई सीक्रेट था जो उसने डिस्क्लोज कर दिया जिसका नुकसान पाकिस्तान की कौमी सलामती को हुआ है, और उसके बाद ये ट्रायल भी ओपन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका नुकसान होगा, और ये FIA भी कह चुकी है और ये रिपोर्टेडली जज साहब भी कह चुके हुए हैं। तो मुझे कोई ये तो बताए कि ये जो 28 में से 27 विटनेसेस के बयानात फाइल में लगे हुए हैं इस केस में,
इनमें से 2 विटनेसेस, एक आज़म खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और दूसरा असद मजीद जो एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब वो वजीर आज़म थे, इन दोनों के स्टेटमेंट्स, बयानात मीडिया पे कैसे आ गए? मीडिया पे बाकायदा चले हैं, रिपोर्ट हुए हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने अपने शो में पूरा बयान पढ़ा आज़म खान का, वो सवाल जो मैजिस्ट्रेट ने बयान उनके देने से पहले उनसे पूछा, जवाब जो आज़म खान ने दिया, और उसके बाद फिर पूरा बयान उन्होंने पढ़ के सुनाया, उर्दू में उसको ट्रांसलेट करके सुनाया। और फिर असद मजीद के हवाले से स्टेटमेंट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और मीडिया जितने भी चैनल्स हैं उनमें जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास वो स्टेटमेंट मौजूद है। तो कहने का मकसद है कि कुछ सिलेक्टिव पीस ऑफ एविडेंस जो अपेरेंटली लगता है हुकूमत को कि ये इमरान खान के खिलाफ जाता है, वो लीक हो जाता है, बावजूद इसके कि ये सीक्रेट है। सीक्रेट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सीक्रेट ट्रायल होना है। लेकिन अगर कोई एविडेंस ऐसा जो हुकूमत को लगता है, कोर्ट को लगता नहीं लगता, वो एक अलहदा बहस है, और वो है या नहीं है इमरान खान के खिलाफ, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन अपेरेंटली अगर हुकूमत को लगता है कि वो एविडेंस इनक्रिमिनेटिंग है, इमरान खान के खिलाफ जाता है, तो वो इमरान खान की साख को मुतासिर करने के लिए लीक भी हो जाता है और मीडिया पर रिपोर्ट भी हो जाता है। बात होना, तज्जिया होना, फेयर कॉमेंट होना और बात है, लेकिन हर्फ बाय हर्फ पूरा बयान ऐसे निकल आना और मीडिया की स्क्रीन पे चलना और एंकर्स का वो पढ़ के सुनाना बिल्कुल दूसरी बात है। तो वो लीक होके रिपोर्ट भी हो रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, और दूसरी तरफ ट्रायल ओपन नहीं हो सकता। एविडेंस ट्रायल का जो है वो ओपन हो चुका हुआ है मीडिया पे, लेकिन ट्रायल ओपन नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? दिस इज अ पैराडॉक्स, दिस इज अ ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शन इन द फेस ऑफ इट। यानी कि अगर ये इतना ही सीक्रेट मतलब कि ट्रायल है, या सीक्रेट इसका एविडेंस सेंसिटिव है, जिसको पब्लिकली ट्राई भी नहीं किया जा सकता लोगों के सामने, तो वो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने मीडिया पे कैसे शेयर हो रहा है वो एविडेंस? और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मौजूद है, और टेलीविजन स्क्रीन्स की जीनत भी बना, और एंकर्स ने पढ़ के भी सुनाया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये साबित करता है कि ये ट्रायल में एज सच सीक्रेसी वाली कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि एक केस है, उस केस को आगे चलना है, उस प्रोसीडिंग को अकॉर्डिंग टू द लॉ जो अमेंडमेंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हुई थी। आरिफ अलवी साहब ने जो पहले खबर आई कि साइन कर दिए हैं, बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि जी मैंने साइन नहीं किए हैं, लेकिन बहरहाल वो अमेंडमेंट तो हो चुकी है और उस अमेंडमेंट के तहत 30 दिन में फैसला सुनाना है। और मतलब कि अब स्कीम ऑफ थिंग्स को देखा जाए तो लगता यह है कि स्पेशली इमरान खान के लिए ही शायद ये अमेंडमेंट की गई थी, इमरान खान के लिए ही ये शायद अमेंडमेंट हुई थी कि जी एक स्पेशल कोर्ट बने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के थ्रू, और वो प्रोसीड करे और वो 30 दिन के अंदर फैसला सुनाए। तो वो अब हो तो गया है, लेकिन ये फैसला जो है आगे चलना है, आना है, तो ये चीज़ जो है इस तरह से सामने आ रही है। बहरहाल ये इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से था जी। इस केस के हवाले से स्पेसिफिकली जो मैंने कहा कर लूँ, अब थोड़ी देर में जो अपडेट्स आएंगे मियां नवाज शरीफ साहब की प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से, क्योंकि अभी तक का जो दोहरा मेयार था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो तो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आगे जो जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको डिस्पोज ऑफ करेगा वो उससे पता लगेगा कि उसमें मज़ीद क्या मतलब कि फ़र्क है, जो नवाज शरीफ साहब के केस को जिस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है या दीगर केसेस को जिस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अगर कोई फ़र्क होगा, होना तो नहीं चाहिए, तो फिर आपसे दोबारा बात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।